इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके सिलेबस में सारे बोर्ड में सीबीएसई, एचएससी, आईएससी सब में 12th में होगा ये। नाम सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ सर, क्या होता है? सिर्फ सुना है। So study of charges at rest. हाँ, वेरी गुड। स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है। यस सर। और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज होता है। तो चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी होगी वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 12th का फर्स्ट चैप्टर है। बुक में ऑर्डर मुझे नहीं पता, सब बुक में अलग अलग होगा। किस बोर्ड के बुक में क्या है मुझे नहीं याद है। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। अच्छा, आगे आते हैं। उससे पहले ये चार्ज किसको कहते हैं ये बताओ। चार्ज किसको कहते हैं? बोलो, कोई तो बोलो। चार्ज तो सुना होगा ना। यस सर। किसको कहते हैं? चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एक्सेट्रा। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो क्या होता है? करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है। मेनली इलेक्ट्रिक करंट होता है और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। और चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो। सर एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इसमें क्या होगा? चार्ज का मोशन अगर विथ एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। तुम लोग पढ़ चुके हो, मालूम होगा तुम लोगों को। याद करने की कोशिश करो। अच्छा चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो? यस सर। रदरफोर्ड के मॉडल का क्या ड्रॉबैक था? बताओ। बताओ ना, जो स्कूल के जमाने से पढ़ते आ रहे हो। रदरफोर्ड के मॉडल का क्या ड्रॉबैक था?
सर उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में मेंशन। डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। बोलो, सुन रहा हूँ। क्या डिस्क्रीट ऑर्बिट? सो वो एक्सेलरेटेड होगा तो फिर एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्यों? तो एक्सीलरेटेड मोशन तो है ही। न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो है ही। रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था? ये तो क्लास 9 10 से स्कूल में पढ़ते आ रहे हो, बताओ मुझे भी। कुछ कुछ रट लेते हो तुम लोग। एक्सीलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। ऐसा मैक्सवेल की थ्योरी बताता है। तो तुम लोगों को याद होगा, पता नहीं मुझे, तुम लोग को पढ़ाया जाता था स्कूल में या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कॉलेज में भी, कि अगर चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे करके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ पढ़ते थे ना, जो कि नहीं होता है। नहीं होता है मतलब इस पेन का साइज जो आज है हजारों साल से यही रहेगा, अनलेस इसको फिजिकली डैमेज नहीं करे। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रोटेशन से अगर मैक्सवेल की थ्योरी करेक्ट है, तब तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज कर करके उसकी स्पीड जीरो होके, डिस्टेंस कम होके ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए। ऐसा मैक्सवेल का थ्योरी सजेस्ट करता है। बट ऐसा नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। तो ये नहीं होने का क्या रीजन है? ये एटम के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में। तो हम लोग कहते हैं कि ये रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब इनकम्प्लीट है, नहीं बता पा रहा है। रदरफोर्ड फेल टू एक्सप्लेन, ऐसा रहता था ना। यस सर। और भी था, बट मैं पर्टिकुलर इस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो फिर बोर्स आया, बोर्स ने कहा हाँ मैक्सवेल की ये थ्योरी सही है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या है? तो जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा वहां नहीं होगा, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट कहते हैं। याद है कुछ? Yes, sir. चलो वो तो तुम्हें पढ़ाएंगे आपको, मैं नहीं बताया। मुझे सिर्फ ये बताना है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी प्रॉपर्टी है। यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जो इवेंचुअली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है। तो इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब होने के बाद लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। तो ये सब मिला के 8-10 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टू स्टार्ट विथ हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज शुरू करेंगे। क्लियर है? क्या शुरू करेंगे? यस सर। तो ये पूरी कहानी, जितनी भी कहानी है, ये सारी कहानी का फंडामेंटल है चार्ज। ये चार्ज होता क्या है? बताओ। अच्छा, ये तो मालूम होगा ना, 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यस सर। क्या मतलब है इसका?
सर नेगेटिव मतलब जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और हाँ। पॉजिटिव मतलब जहाँ पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में रहता है ना। अगर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन है जो घूमता रहता है। पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस में रहता है, तो वो तो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं होंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ही है वो जो वो घूमता रहता है, कहीं से कहीं जाता रहता है। तो दुनिया में हर चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो हम लोग उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, अदरवाइज उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो। सो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन ही है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हैं आप? सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। यस। तो अगर ऐसा है तो दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ही बराबर होगा। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो जाएगा या तीन जाएगा या 10 जाएगा या 50 जाएगा, 1.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकते ना। समझ रहे हो? यस सर। Yes. तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन में कुछ भी चार्ज लिख दे, बट प्रैक्टिकली कोई भी चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करने के बाद इंटीजर नहीं आए, वैसा कोई चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। यस सर। समझ रहे हो कि मैं ही बोले जा रहा हूँ? यस सर। तो दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होते हैं। इस कॉमन सेंस को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर है? हाँ सर। एक और फंडामेंटली देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया मतलब उस पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है। यस सर। किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो अब इसका मास इसके पुराने मास से इंक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो आया है। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से गया है तो इसका मास कम हो जाएगा। तो चार्जिंग से मास में भी फंडामेंटली फर्क पड़ता है। ये तो क्लियर है? नेग्लिजिबल होगा ना सर। कम होगा ज्यादा होगा उससे मतलब ही नहीं है कितना, बट अगर कोई चीज नेगेटिवली चार्ज हुआ है मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज हुआ है मीन्स उसका मास इंक्रीज हुआ होगा। यस कम सर। होगा ज्यादा होगा निग्लिजिबल होगा या सब्सटेंशियल होगा, ऐसी कोई थ्योरी नहीं बता सकते जब तक एग्जैक्ट कितना चार्ज आया है ये नहीं पता हो तो। ठीक है? तो नेगेटिव चार्जिंग से मास इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज होने से ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज करता है। ये कॉमन सेंस है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। हो गया सबका? यस सर। सर। आगे बढ़ो। यस सर। इस फंडामेंटल के बाद अब सीधे आते हैं कूलम्स लॉ पर। नाम सुना है? यस सर। सर। सो अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये एक पॉइंट चार्ज है मान लो Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लो R। तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और नेगेटिव नेचर के हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा। आई मीन सेम नेचर के हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा, है ना? यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इसी को क्वांटिफाई किया था कूलम्ब ने, जिसको कि हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो ये इस पर फोर्स लगाया गया मान लो F, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये उतना ही लगाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये 1 और 2 के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है। तो ये इंटरेक्शन फोर्स तो सब तुम लोग पढ़ चुके हो, तो मैं पूरा अब नहीं लिख रहा हूँ कि प्रोडक्ट और ऐसा। ये होता है सम कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जैसा ग्रेविटेशन में था Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, याद है? यस सर। यस सर। अब ये हो सकता है कि दोनों लाइक चार्जेज हों, और ये हो सकता है दोनों अनलाइक चार्जेज हों। सो इफ Q1 into Q2 is पॉजिटिव, तो Q1 into Q2 पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, है ना? यस सर। दैट इज लाइक चार्जेस। तो उस केस में ये फोर्स पॉजिटिव मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव फोर्स मतलब रिपल्सिव। याद करोगे तो ग्रेविटेशन में नेगेटिव फोर्स था अट्रैक्टिव, याद है? तो इसको जनरलाइज कर लिया गया है ऐसा। अगर Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है, तो Q1 Q2 अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है अनलाइक चार्जेस।
है ना? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अनलाइक चार्जेस है तो उस केस में फोर्स नेगेटिव आएगा। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये जो के मिला है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, किसी को याद है? 9। इंटू 10⁻⁹। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ऐसा कुछ। आई बात समझ में? यस सर। सर इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहते हैं। आएंगे उस पर धीरे धीरे, पहले इतना कॉपी कर लो। सर यहाँ पे और ग्रेविटेशन में दोनों में भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कैसे आता है? आता नहीं है, इसलिए लॉ है बेटा ये। मतलब वो हाँ, ये कुछ लॉ है। रीजन रीजन नहीं नहीं है नहीं उसका? नहीं, एक बात समझो। लॉ जो होते हैं ना, लॉ को तुम समझ रहे हो, इसे आप कहोगे न्यूटन्स लॉ है, इसको प्रूव कीजिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही क्यों आएगा, या है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, यही कहानी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये फंडामेंटल लॉ है, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, डिफरेंट मीन्स से जहां कहीं भी इसका यूज है वहां पर रिजल्ट मेरा नहीं खराब होगा, ये जस्टिफाई कर सकते हैं, बट इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो जो 4-5 फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐसा ही एक और मैग्नेटिज्म में मिलेगा, इस सब के प्रूफ नहीं है। ये लॉ है, इसलिए इसको लॉ कहते हैं, समझो इस बात को। क्लियर है? यस सर। हाँ, लेकिन अलग अलग मेथड हैं इस लॉ को डिराइव करने के। जैसे गॉस का थ्योरम है, तो गॉस थ्योरम का जो रिजल्ट है उसको हम लोग न्यूटन्स लॉ से डिराइव करते हैं तो भी आता है, या न्यूटन्स लॉ का जो रिजल्ट है उसको गॉस थ्योरम से डिराइव करते हैं तो वो भी आता है। तो ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट इसका प्रूफ नहीं है। वेरिफिकेशन है, इसका प्रूफ नहीं है। तो वो वेरी एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया? हाँ, वेरिफिकेशन और प्रूफ में भी अंतर होता है। वेरीफाई करने का मतलब है आप 50 एक्सपेरिमेंट करके देखो, 100 करके देखो, कहीं ये वैलिड इनवैलिड नहीं है, तो उसको हम इसका वेरिफिकेशन बोलेंगे, प्रूफ नहीं बोलेंगे। तुम जो चाह रहे हो एनालिटिकल प्रूफ मिले, वो नहीं है। ओके सर।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, तो इस कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहले इसको बता दो, दिख रहा है सबको? सर बहुत ही सिंपल है, होना चाहिए। डन।
आया कुछ आंसर? Yes. यस सर। क्या आया? की वजह से 10⁻⁻11 न्यूटन। और किसी को? और किसी को? आंसर 0.16 न्यूटन है। किसी ने मैसेज भी किया है। किसने किया बेटा? 0.16 न्यूटन जिसका है उसका आंसर करेक्ट है। रूपा कुमार। चलो देखो बाकी लोग इधर देखो। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। बोलो। बोलना भाई। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। यस सर। सर ए पर चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर चार्ज है, लेट इट बी Q1। तो Q1 की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यह है Q2। Q2 की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और Q3 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। फोर्स किस पर निकालना है? सी। सी पर निकालना है। तो सी पर पॉजिटिव चार्ज है। Q1 ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा है। यस सर। तो Q2 Q3 की वजह से फोर्स इधर लगेगा अट्रैक्टिव। बोलो। यस सर। और Q1 Q3 की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यस सर। तो ये हो गया 2 3 का फोर्स और ये हो गया 1 3 का फोर्स। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। बोलो। यस सर। तो फाइनली क्या हो गया? फाइनली ये हुआ कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मालूम है और उसके बीच का एंगल बिटवीन देम मालूम है और रिजल्टेंट निकालना है। फोर्स बिटवीन 2 3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? के Q2 Q3 अपॉन जो भी है R² होगा। और 1 3 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? के Q1 Q3 अपॉन R²। डायरेक्शन तो हम लोग ले चुके हैं तो केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन का जरूरत नहीं है अब। बोलो। यस सर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10⁻⁹ Q2 Q3 दैट इज 2.5 10⁻⁻14 अपॉन कितना 5 सेंटीमीटर है। तो 25 इंटू 10⁻⁻4 ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो 4 9 13 10⁻⁻1 हो जाएगा। 25 2.5 ये भी 0.1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻² होगा। Yes, sir. ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q3 5 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4 ऐसा कुछ Yes, sir. बोलो। तो 9 4 10⁻⁻1 हो गया। इसको 50 कर देंगे तो यहाँ -2 कर सकते हैं। यस सर। तो समझ रहे हो कि मैं ही बोले जा रहा हूँ। यस सर, यस सर। तो 10 माइनस कर दोगे 25 टू जा 15 तो 18 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन हो जाएगा। यस। तो जो हमारा नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, तो √a² दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस b² दैट इज 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 9 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस 120 डिग्री दैट इज -½ ये समझ आया वेक्टर वाला फॉर्मूला? यस सर। सबको समझ आया? Yes, sir. ये -½ कहाँ से आया, कॉस 120 डिग्री है ये, ठीक है। एट्टी वन प्लस 18² कितना होता है, 324। 324। 18 9 जा ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. 81 प्लस 324 कितना होगा, -162 करोगे तो बताओ ना, ये तो सम डिफरेंस बता ही सकते हो ना। टू 243। 250 के आसपास कितना होगा, 243। 243। तो 15² 225 होता है। तो और यहाँ पर -0.16 न्यूटन के आसपास आंसर आएगा। आया समझ में सबको? Yes. यस सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलिए एक और देखिए।
आया आंसर? Yes, sir. क्या आया? Sir, 70 into 10 power 7. जोर से बोलो। 70 into 10 to power 7. नहीं, गलत आया। और कोई? सर उसमें जीपी लगाना है। देखो, 10 charged particle kept fixed on x-axis at x is equal to 10 millimeter, 20 millimeter, 30 millimeter, 100 millimeter, ऐसा है ना। The first charge 10 raised to -8 कूलम, सेकंड इतना, थर्ड इतना, ऐसा है, और 10th वाला इतना। ठीक है। Find the magnitude of electric force acting on 1 coulomb charge placed at origin. तो देखो, इस 1 कूलम्ब वाले को Q1 के कारण फोर्स लगेगा किधर, इधर की ओर, सब तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर पुश करेगा। यस सर। ये डिस्टेंस है, मान लो R1। वैसे ही ये डिस्टेंस है R2, इसका फोर्स होगा F2। तो लग रहा है ये फोर्स ऐसे ही ऐड होता जाएगा। यस सर, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं रे गधे, इंटीग्रेशन कहाँ है? Sum of n cubes by sum of केवल ऐड करते चलना है मुझे, F1 2 से लेकर 10 तक को ऐड कर देना है। सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सुन लेना भाई, शायद ज्योमेट्रिक भी नहीं लगे। K Q1, तो दोनों में 1 है, ध्यान से देखना सब। Q2, तो पहले केस में 10 raised to -8 अपॉन R स्क्वायर, तो R है 1 मिलीमीटर, 1 नहीं सॉरी 10 मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर कितना हो गया, 10 raised to -3 मीटर, तो -6 होगा। यस सर। सबको समझ आ रहा है? यस सर। दूसरे में 8 इंटू 10 raised to -8 अपॉन, इसमें कितना है 20 मिलीमीटर, है ना। तो 20 मिलीमीटर में हो जाएगा कितना, 2 इंटू 10 raised to -3, तुम लोग बड़ा मुश्किल है, मुझे भी समझ नहीं आता है कि तुम लोग समझते हो या चुपचाप बैठे रहते हो। समझ रहा है सर, समझ रहा। चलो मैं लिख देता हूँ, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ, लास्ट वाला Q10 अपॉन R10 का स्क्वायर होगा। यस सर। ये हो गया मेरा 9 इंटू 10 raised to 9, ये हो गया 1 कूलम। फिर से समझो, Q1 है 10 raised to -8 कूलम, तो 10 raised to -8। R1, तो पहले वाले का डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 raised to -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। तो 10 raised to -3 का स्क्वायर 10 raised to -6 होगा, यस सर। यस सर। और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 100 इंटू 10 raised to -6 प्लस, दूसरे केस में हो गया 8 इंटू 10 raised to -8, अब 20 है, तो 10 की जगह 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 raised to -6 होगा। तीसरे में 27 इंटू 10 raised to -8 है, और डिस्टेंस कितना है, तो 30, तो 900 इंटू 10 raised to -6। इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। सर यस सर। अच्छा, तो क्या करो, 9 इंटू 10 raised to 9
न्यूमरेटर का 10⁻⁻8, डिनोमिनेटर का 10⁻⁻4, ये सब कॉमन आ जाएगा। यस सर। -6 -6 sir. क्या बेटा? -6। नहीं रे दोस्त, -4 -6 और ये 2 भी तो सब में से ले लिया, अच्छा ओके ओके। तो ऊपर हो गया 1/1, पहला वाला में नहीं चमकेगा। दूसरे वाले में है 8/4, मतलब 2^3/2², 3^3/3² दिख रहा है पैटर्न। sir, तो जो लास्ट वाला होगा वो होगा 10^3/10²। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो फाइनली ये कितना हो गया? 9×10⁵ हो गया शायद। Yes. यस सर। और इधर मेरा हो गया 1+2+3 से लेकर 10 तक। कहाँ कोई जीपी है? No. नहीं है ना। No. 1 से 10 सब 10 तक का सम कितना होगा? N into n+1/2. तो 55 इंटू 9 इंटू 10⁵ न्यूटन। 55 इंटू 9 करोगे 495. तो 4.95 इंटू 10⁻7 न्यूटन, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। आया समझ में? yes, sir. कॉपी कर लीजिए समझ के। डन सर। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? 2 मिनट।
Done. Sir. आगे बढ़े। Yes, sir. सर तुम लोगों को मेरे आवाज में कोई चेंज नजर आ रहा है क्या पहले और आज के लेक्चर में? क्वालिटी ऑफ साउंड नो सर। वैसा ही है ना जैसा था? हाँ सर। इसको कोशिश कीजिए। Sir, master files क्या हो गया?
देखो शायद इसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन लगे।
बोलो, कुछ आया आंसर? सर बहुत अजीब आंसर है। बोलिए। चैट में बोल रहा हूँ। तो चैट में आंसर भेजा ऐसा? अच्छा, और किसी का? चलो देखो इधर, charges q1 is fixed and q2 is free to move. Find out the velocity of q2 when it is r1 distance, ऐसा वैसा। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो r1 डिस्टेंस पर था, इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, लगेगा। यस सर। तो किसी भी समय इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इन जनरल। यस सर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन चाहिए ना, तो मैं a को लिख दूंगा v dv बाई dx। सर इसमें मास का हाँ, यहाँ नीचे मास भी होगा एक एक्सेलरेशन में। k q1 q2 अपॉन मास m इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा। तो ये हो गया v dv इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन m dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों ओर अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन m इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू r1 थी तो वेलोसिटी 0 था, और जब x की वैल्यू r2 होगी तो वेलोसिटी पूछा है, यही क्वेश्चन है। यस सर। तो v स्क्वायर बाई 2 इज k q1 q2 अपॉन m। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स होता है। यस सर। तो ये हो गया k q1 q2 बाई m 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ऐसा हो जाएगा।
तो k q1 q2 ऊपर हो गया r2 माइनस r1, नीचे हो गया m इंटू r1 r2, हो गया ऐसा। यस सर। तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 k q1 q2 r2 माइनस r1 अपॉन m इंटू r1 इंटू r2। ये हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? यस सर, मैंने ये वर्क एनर्जी थ्योरम से किया। इसमें अभी एनर्जी क्या लगाया बेटा? मतलब सर वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा, वर्क क्या लिखा? सर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किया। वर्क क्या लिखा? और वर्क, एक सेकंड सर, ये फोर्स इंटू R2 माइनस R1। तो फोर्स और कांस्टेंट थोड़े ना है, नहीं फोर्स नहीं, को क्या फिर लिखा? मैंने फोर्स का इंटीग्रेटेड वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। क्या इंटीग्रेटेड वैल्यू? यही जो आपको आया वही। मैंने फोर्स को कहाँ इंटीग्रेट किया बेटा? नहीं मतलब मास तो पहले से ही था। फोर्स के इंटू के Q1 इंटू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। हाँ। अच्छा हाँ, वैसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते बराबर। हाँ सो मैंने गलत तरीके से किया मैंने। dx का टर्म कहाँ है जो आप इंटीग्रेट करेंगे? हाँ सर, वही गलती किया सर। समझ गए सर, समझ गए। तो मतलब अपने एवरेज वेलोसिटी लिखा, कहाँ एवरेज लिखा बेटा? मतलब इंटीग्रेट किया तो तो एवरेज इंटीग्रेट करने से एवरेज आता है। सर मतलब R2 माइनस, हाँ, जब R1 पे है तब वेलोसिटी 0 है, जब R2 पे होगा तो अच्छा वेलोसिटी ओके कितना होगा ये पूछा है। हाँ, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़े। अब जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, वैसे ही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इधर देखो, सपोज
सपोज एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 और यहाँ पर चार्ज है q1। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है जिस पर चार्ज है q2 और पोजीशन वेक्टर है r2। ये जो वेक्टर होगा ये इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। और ये जो ब्लू वाला वेक्टर है ये r2 माइनस r1 लिखेंगे इसको, बोलिए। यस सर। तो अब देखिए अगर मैं ऐसा कहूं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो r2 माइनस r1 इस वाले वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, ऐसा लिखेंगे। Yes. यस सर। सर तो यहाँ से आपको मिलेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज k q1 q2 अपॉन डिनोमिनेटर में r2 माइनस r1 का होल क्यूब और न्यूमरेटर में इधर r2 माइनस r1, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। बहुत कम इसको यूज करने का मौका मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में इसको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। कैसे, तो एक एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लीजिए उसके बाद। हो गया। Yes, sir. यस सर। सर एक क्वेश्चन देखो, बिना वेक्टर के इसको सॉल्व करने जाओगे तो गारंटीड है कि सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डायग्राम देख लेता हूँ। साथ में ये डायग्राम भी। कोशिश करो जरा इसको, देखने में पढ़ने में आसान लगता है बट इतना आसान नहीं है। मोर प्रिसाइजली इसको फोर्स एक्सर्टेड ऑन, ऐसा कर दो, चार्ज एट ए
और आसान कर देता हूँ। जो ओरिजिन पर चार्ज दिख रहा है ना, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। सोच समझ के, जल्दबाजी करोगे दिक्कत होगी। आई जे के कैप में प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आंसर बताओ।
आया कुछ? सर एक सेकंड। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 क्या होगा? 0,0, ए के कैप। हाँ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 क्या होगा? AJ कैप प्लस AK कैप। ए जे कैप प्लस ए के कैप, ऐसा होगा। Yes, sir. sir, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 क्या होगा? A plus IJK. ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, ऐसा होगा। Yes, yes, sir. sir, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 क्या होगा? I plus K, AI plus AK. पोजीशन वेक्टर ऑफ 5 AI. पोजीशन वेक्टर ऑफ 6 AI plus AG, और फाइनली पोजीशन वेक्टर ऑफ 7 AK. क्या होगा? AJ. ए जे कैप, ऐसा होगा। yes, Yes. sir, So, अब समझो, हमें फोर्स ऑन ए निकालना है। ए तो ओरिजिन पर है ना, सब पर चार्ज वार्ज सेम है। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इंटू क्यू अपॉन 1 के कारण अगर निकालना है तो मैं, ध्यान से समझना सब लोग, इसको ऐसे लिखूंगा 0 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R1 का होल क्यूब, ऐसा होगा। Yes. ये बात समझ आया कि नहीं? हाँ। प्लस के क्यूब 0 माइनस R2 अपॉन 0 माइनस R2 ही करेंगे तो मॉड ऑफ R2 का होल क्यूब, ऐसा होगा। Yes. समझ आ रहा है ये? हाँ, sir. yes, sir. अच्छा, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मुझे दिख गया के क्यू सब में कॉमन होगा, माइनस भी कॉमन, R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 का होल क्यूब प्लस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 का होल क्यूब। ये कहानी चलती रहेगी। Yes. R1 क्या था? ए के कैप, है ना, तो ये होगा ए के कैप अपॉन ए क्यूब होगा। R2 ए जे प्लस के, तो ये हो जाएगा ऐसा ए जे प्लस के अपॉन A√2 का क्यूब, ये बात समझ आ रही है? यस सर। R3 I प्लस जे प्लस के, R3 को लिखेंगे A I प्लस जे प्लस के, इसका मॉड होगा √3a, ऐसा होगा। Yes. R4 I प्लस के, तो R4 को लिखेंगे A कॉमन I प्लस
के कैप, और ये भी हो जाएगा नीचे √2a का होल क्यूब हो जाएगा। समझ आ रहा है? R5 AI कैप, तो R5 में कोई दिक्कत नहीं है। AI कैप अपॉन a क्यूब R6 AI प्लस j, तो ये फिर हो जाएगा AI प्लस j अपॉन a√2 का होल क्यूब, और लास्ट R7 में क्या है, AJ है, तो ये हो जाएगा AJ कैप अपॉन a क्यूब। अब देखो ये और भी आसान हो गया, ऐसे कि KQ अपॉन a², ये तो सब में कॉमन आ गया, आ यस गया। सर। ये क्या बच गया, J कैप, सॉरी K कैप। ये क्या बच गया, J कैप प्लस K कैप अपॉन 2√2। ये बच गया I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन 3√3। समझ रहे हो? यस सर। ये हो गया I कैप प्लस K कैप अपॉन 2√2 प्लस I कैप प्लस I प्लस J अपॉन 2√2 प्लस J कैप। ऐसा हो गया। I यस J सर। K सबको सेपरेट कर लो, तो माइनस KQ अपॉन a², सिमेट्रिकल ही है। I कैप कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1, ये वाला 1, और I कहाँ है, एक 1/2√2 यहाँ, एक 1/2√2 यहाँ, एक 1/3√3 यहाँ, यही कहानी यस सर। है ना? तो 1 प्लस 1/2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1/3√3। कॉमन सेंस से देखोगे J कैप के साथ भी यही आएगा। समझ रहे हो? सब कुछ तो सिमेट्रिकल है ना। यस सर। और K कैप के साथ भी यही आएगा। तो फिर इसको भी कॉमन ले लो, तो माइनस KQ/a², 1/2√2 मिला के 1/√2, 1/3√3 I प्लस J प्लस K। आंसर आया समझ में? ये तो खैर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वाला क्वेश्चन दे दिया था, बट जहां पर 3 डायमेंशनली फोर्स लग रहा है वहां पर नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो मुश्किल है सॉल्व करना। इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछता अगर, तो केवल KQ/R² वाला फॉर्मूला यूज करते तो कभी नहीं मिल पाता। क्लियर है? सर यहाँ पे A का चार्ज 1 है क्या? ए पर भी चार्ज Q है। तो फिर वो Q² आना चाहिए। हाँ हाँ, सब में Q² आ जाएगा, सब में Q² आ जाएगा। सब पर चार्ज सेम है ना? क्वेश्चन में पढ़ के देखो, मैंने देखा नहीं है। हाँ सर। हाँ, तो Q² आ जाएगा। और सर क्या? ये रिपल्सिव है ना, तो फिर नेगेटिव क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, ये रिपल्सिव है अट्रैक्टिव है किसको पता? किसी दो के बीच रिपल्सिव है ना, ये तो IJK में है ना। जैसे देख, लोग दिमाग नहीं लगा रहे, साथ में IJK है ना, तो जैसे यहाँ पर 4 और 5, 5 और A के बीच रिपल्सिव किधर होगा, इधर होगा, -x I कैप में। यस सर।
ये इधर होगा माइनस जे कैप में, इन दोनों के बीच का रिपल्सिव इधर होगा, तो रिपल्सिव का डायरेक्शन ही माइनस आई माइनस जे माइनस के है, तो मैं क्या करूँ, है ना। यस सर। कॉपी कर लो इसको समझ के। इसको समझ के कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए कॉपी करके वो सब जा सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।